नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बायोडॉबल्स एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्रिया के बारे में। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं क्रिया जो है ये है क्या। तो ये एक हम पढ़ रहे थे, सर्वप्रथम हमने शब्द भेदों की बात की थी। उस हमने ये बात की थी कि शब्द जो भेद पढ़ रहे थे उस हमने ये देखा था कि जो है शब्द जो है प्रयोग के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। उसमें हमने सर्वप्रथम संज्ञा को पढ़ा, संज्ञा के बाद में सर्वनाम को पढ़ा, सर्वनाम के बाद में विशेषण को पढ़ा और विशेषण के बाद में आज हम प्यारे विद्यार्थियों आज हम विकारी शब्द जो हैं उसमें क्रिया का अध्ययन करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा भी एक जो है विकारी शब्द था। सर्वनाम को पढ़ लिया, विशेषण को पढ़ लिया और आज हमारा जो चौथा है विकारी शब्द कौन सा है? क्रिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया जो है ये किसे कहते हैं? यानी वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या होती है? वे शब्द जिनके द्वारा हम माध्यम से या जिसके माध्यम से क्रिया का होना या करना पाया जाता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। तो सर्वप्रथम प्यारे विद्यार्थियों हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा: वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। वे शब्द जिनके माध्यम से या जिनके द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको संस्कृत में जो हम धातुएं कहते हैं और संस्कृत में जो धातुएं होती हैं उनके साथ में हम ना लगा करके क्रिया का रूप बना सकते हैं। जैसे संस्कृत में आपके लिख धातु है। संस्कृत में कौन सी धातु विद्यार्थियों? लिख धातु है। और लिख में हम अगर ना जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? लिखना। और जैसे में वहां संस्कृत में पढ़ है धातु, पठ धातु है, उससे पढ़ शब्द बनता है। पढ़ में ना प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा? पढ़ना। तो इस प्रकार से जो है संस्कृत की धातुएं होती है उसी को हिंदी में जो है क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे हम क्रिया कहते हैं। तो अब देखिए विद्यार्थियों, क्रिया जो है इसके कितने प्रकार माने गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मोटे तौर पर क्रिया को देखा जाए तो इसको तीन भागों में हम बांट सकते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। क्रिया के भेद या प्रकार। क्रिया के भेद या प्रकार। क्रिया के भेद या प्रकार। इसमें अगर हम बात करें तो इसको मोटे तौर पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में इसको बांट सकते हैं क्रिया के भेदों को। प्यारे विद्यार्थियों, पहला हम जो हैं पढ़ेंगे इसमें कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। और दूसरी बात अगर हम करें तो इसको हम जो है आपके ले सकते हैं कर्म हो गया। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि प्रयोग या संरचना के आधार पर, प्रयोग या संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। और तीसरी अगर हम बात करें इसकी तो हो जाएगा आपके काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के
भेद। पहला अगर हम बात करें इसके क्रिया भेद जो है मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। पहला हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, फिर प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, और तीसरा जो है काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो आज हम इसकी जो बात करने जा रहे हैं विद्यार्थियों, किसकी बात करेंगे, मोटे तौर आपके लिए बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो कर्म के आधार पर है। तो आज हम किसकी बात करेंगे, कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें कर्म के आधार पर जो है क्रिया के कितने भेद माने गए हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं कर्म के आधार पर? तो देखिए विद्यार्थियों, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद माने गए हैं, 2 माने गए हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरा जो है आपके सकर्मक क्रिया। कौन सी है विद्यार्थियों? पहला अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। तो देखिए विद्यार्थियों, 2 बात हम बात कर रहे थे कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया। अब इसकी परिभाषा जो है, आप थोड़ा सा शब्द के अंदर ही परिभाषा छुपी हुई है। शब्द जो है ना ये अकर्मक, इसके अंदर इसकी परिभाषा निकलेगी, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या लिखा है, अकर्मक। कैसे बना देखो, धन कर्म, और इधर ध्यान दोगे तो सधन कर्म, यानी ये सकर्म, और इधर अकर्म। यानी अकर्मक में क्या होता है विद्यार्थियों, यानी जो है हम कह सकते हैं कि जिसके साथ में अ का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था नहीं होता है। क्या होता है? नहीं। जिसके साथ ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म मौजूद नहीं होता है, अगर वाक्य में प्रयुक्त हो जाए क्रिया और उसके साथ में अगर कर्म नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, उसको अकर्मक क्रिया कहेंगे। और उसके साथ दूसरी बात जो है सकर्मक क्रिया, स का मतलब होता है सहित या साथ में, सहित या साथ में। अगर वाक्य में क्रिया का प्रयोग हो रहा है और साथ में कर्म आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। ये तो इसके शाब्दिक अर्थ में अगर हमारे को जो है तथ्य छुपा हुआ मिला है। अब इसकी परिभाषा जो है वो कैसे बनेगी विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। अकर्मक क्रिया क्या होती है आप सभी ध्यान देंगे। यानी जो हम कह सकते हैं, अगर हम कोई वाक्य बनाते हैं ना, जैसे हमने कोई वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं, फिर बीच में कर्म। सामान्यतः वाक्य का क्रम यही रहता है, कर्ता कर्म और क्रिया। सामान्यतः वाक्य का क्रम क्या रहता है, कर्ता आता है सबसे पहले, उसके बीच बाद में जो है कर्म आता है, लास्ट में क्या आती है, क्रिया। अब आपको ध्यान देना है परिभाषा पर। यह है जो है सामान्यतः वाक्य का क्रम है जिसमें कर्ता कर्म और क्रिया आती है। अब आपको ध्यान देना है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जब क्रिया का जो है क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पर पड़े, क्रिया जो है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव अगर जो है कर्ता पर पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। और अगर वाक्य का प्रभाव जो है कर्म पर पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान दे सकते हैं, अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। और अगर क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ता है तो ऐसी स्थिति में जो है कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक। सकर्मक क्रिया के अंदर कर्म मौजूद रहता है और अकर्मक क्रिया के अंदर कर्म मौजूद नहीं रहता है। ये तो सामान्य बात हुई। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं। आप थोड़ा समझ गए होंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया जो होती है जिसमें कर्म मौजूद नहीं रहता है और वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए परिभाषा देखते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ध्यान दीजिए सभी। अकर्मक क्रिया वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव
वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव या क्रिया का फल भी कह सकते हैं। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म नहीं होता है। ऐसी क्रिया जिसके अंदर कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म मौजूद जो है नहीं रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने लिखा है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वाक्य के अंदर कर्म मौजूद नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में अकर्मक क्रिया कहते हैं उसे, और कर्म मौजूद नहीं होता है। अब देखिए, जैसे सीता पढ़ती है, अब इस वाक्य के अंदर तो आपको कर्म कहीं दिखाई दे रहा है क्या? पढ़ना क्रिया है और सीता जो है कर्ता है, बीच में कोई कर्म नहीं, यानी पढ़ने का सीधा सीधा जो है प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सीता पर, क्योंकि सीता पढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पढ़ती जो है या पढ़ने का प्रभाव किस पर है? सीता पर। मैंने बोला था ना, या कर्म क्रिया के अंदर वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा प्रभाव जो है किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। यहाँ पढ़ने का प्रभाव सीता पर है। अब देखिए विद्यार्थियों, अगला वाक्य लिखते हैं। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर, टीना खेलती है। टीना खेलती है, यहाँ खेलना जो है इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? टीना पर। और इसी प्रकार से हम तमाम वाक्यों को बना सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि जो है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव जो है सीधा किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर, बच्चा रोता है। बच्चा रोता है, या रोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर पड़ रहा है। तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा प्रभाव अगर कर्ता पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है प्यारे विद्यार्थियों, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसके बाद में लिखूं यहाँ पर, पायल हंसती है। पायल हंसती है, यहाँ हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पायल पर पड़ रहा है। तो कहने का यह अर्थ हुआ कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ता है, और जहां पर कर्म मौजूद नहीं रहता है, कर्म नहीं होता है, इस वाक्य में उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये वाक्य जो है आपने देखे हैं। अब अगर हम रह रहे हैं, इसके बाद में जो दूसरा वाक्य है वो कौन सा है? सकर्मक क्रिया का है। दूसरी जो भेद है इसका वो कौन सा है? सकर्मक क्रिया। दो भेद माने गए हैं। दूसरा है इसमें सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अब देखिए, इसमें वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है विद्यार्थियों? कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म होता है तभी तो उस पर प्रभाव पड़ेगा ना। तो हमारे को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है कि जिस वाक्य के अंदर कर्म होता है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते, उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? हमने लिखा है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूं वाक्य में, जैसे राम भोजन कर रहा है। राम भोजन कर रहा है। अब यहाँ जो करना है, भोजन जो है, ये तो आपको पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। और कर्म की पहचान करने के लिए भी हम प्रश्न कर सकते हैं।
तो हमारे को कर्म भी निकल करके आ जाएगा। अगर हम वाक्य में क्रिया से पहले क्या लगा करके अगर हम प्रश्न करें तो भी हमारे को कर्म का पता चल जाता है कि इस वाक्य के अंदर कर्म है या नहीं। जैसे मैं यहाँ लिखा है मैंने राम भोजन कर रहा है। अब इसके अंदर आपको एक प्रश्न करना है, इस वाक्य में आप जो है क्रिया से पहले क्या लगाओगे, क्या लगा करके आपको प्रश्न कर सकते हो। जैसे राम भोजन कर रहा है, राम क्या कर रहा है, यहाँ पर हम क्या लगा करके अगर प्रश्न करें, अगर हमारा उत्तर मिल जाए तो वही हमारा क्या होता है, कर्म होता है। जैसे राम क्या कर रहा है तो हमारे को उत्तर क्या मिलेगा, भोजन, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्म। अब इस वाक्य में क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यहाँ भोजन पर पड़ रहा है प्रभाव। और उसके साथ में आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर क्या मौजूद है, कर्म मौजूद है, इसलिए इस वाक्य में क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। स्त्री, एक वाक्य दूसरा यहाँ पर लिखता हूं, स्त्री बालक को नहलाती है, यहाँ पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, इसके अंदर भी जो है कर्म जो मौजूद हैं, यहाँ पर सीधा सीधा जो है एक और भी इस वाक्य के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आपने कारक पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा था, आपको चिन्ह याद होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर पे संबंध का थी, इस प्रकार से आपने सारे कारक पढ़े थे। और संबोधन में हे ओ अरे आपको चिन्ह याद होंगे। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, यहाँ पर जो है कर्म जो कैसे है, स्त्री बालक को चिन्ह किसका है, कर्म कारक का है ना, तो यहाँ पर ये सीधा सीधा आ रहा है कि ये बालक शब्द जो है ना यहाँ पर क्या है, कर्म है। तो यहाँ पर सीधा सीधा भी आप पहचान सकते हैं कि इसके अंदर जो कर्म बालक आया है, और ऐसी स्थिति में भी आपकी कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। और यहाँ पर भी जो है नहलाने का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। और उसी प्रकार से भूपेंद्र दूध पी रहा है, तीसरा वाक्य अगर हम देखते हैं, भूपेंद्र दूध पी रहा है, भूपेंद्र दूध पी रहा है, भूपेंद्र दूध पी रहा है। मैंने आपको बताया था हम क्या लगा करके प्रश्न कर सकते हैं और हमारे को कर्म मिल जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर आपको जो है भूपेंद्र क्या पी रहा है, क्रिया से पहले हम क्या लगा सकते हैं, एक शब्द आपको लगाना, यहाँ पर जो है क्या लगाना है, उससे प्रश्न करना है। प्रश्न करोगे कि भूपेंद्र क्या पी रहा है तो आपको उत्तर मिल जाएगा, क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको जो है इस वाक्य के अंदर कर्म निकल जाएगा और इस वाक्य के अंदर कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जो है यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद होते हैं उसका हमने अध्ययन विस्तार से किया है। और आगे आने वाली कक्षाओं में जो है हम सकर्मक क्रिया को भी, दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया होती है और एक होती है द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा है। एक तो है आपकी एक कर्मक क्रिया, कौन सी, एक कर्मक क्रिया, और दूसरी कौन सी होगी, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। इसका हम आगे आने वाली जो कक्षा होगी उसमें अध्ययन करेंगे, क्योंकि सकर्मक क्रिया के कितने भेद माने गए हैं, दो भेद माने गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेदों का अध्ययन किया है और मिलते हैं अगली क्लास में।